सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट में ऐसे 10 क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले, यहाँ पर 10 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। अब यहाँ पर चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नीचे लाल बटन उसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस भी होती है। इसकी पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जाकर के वहां पर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि कौन से वो 10 प्रश्न है जहां पर हम लोग 10 नंबर पक्का करने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी इन सभी चीजों को देखेंगे, चारों ऑप्शंस को निचोड़ करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे और यहां पर 10 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला है। इन 10 क्वेश्चन में ही आपको 50 क्वेश्चन यहां पर याद होने वाले हैं। देखिएगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है दोस्त? वो होती है अपनी लीवर। लीवर में जो रोग होता है, लीवर में खराब होने की दिक्कत होती है, उसको क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस। लीवर खराब होने की बात होती है, उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बोला जाता है उसको। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम अग्नाशय की। अग्नाशय को क्या बोला जाता है? अग्नाशय को बोला जाता है मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्लैंड मतलब संयुक्त ग्रंथि इसको कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और ये जो उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? इंसुलिन के लिए। इंसुलिन से क्या होता है? आपको शुगर की, डायबिटीज की, मधुमेह की बीमारी जो होती है, समस्या होती है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब यहां पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपका थायराइड। यहां पर देखेंगे आप, इसकी वजह से क्या होता है? एक आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से, इसी ग्रंथि में आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है? गैटर होता है, जिसको हम लोग घोंघा रोग कहते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम देखेंगे तो क्या है? ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखेंगे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो देखा दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे आंसर देखने को मिल गए, कितने सारी चीजें देखने को मिल गई। इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं फटाफट, और यहां पर आप देखेंगे आपके 10 नंबर का फंसने वाला है। आयोग इन प्रश्नों को पूछता है क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाइए, वहां पर ग्लैंड से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है। तो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पठार से बहुत सारे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां पर पूछा जाता है वो होता है छोटा नागपुर पठार को लेकर के। देखिए, नागपुर कहां पर है? आपको सबको पता है कि नागपुर जो है ना वो महाराष्ट्र में है, लेकिन बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं नागपुर को लेकर के और इसको जो लगा देते हैं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के आसपास जो भी एरियाज दिखते हैं वहां पर। लेकिन छोटा नागपुर दोस्त जो है वो कहां पर है? आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर जो है वो कहां पर है? आपके झारखंड में है। याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? झारखंड में है। सबसे ज्यादा लोहा कहां पर पाया जाता है? आपके छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इन सभी चीजों को याद रखें। गुजरात में खेजड़ी वृक्ष जो है, खेजड़ी वृक्ष जो है वो गुजरात के लिए फेमस है। यहां पर आपका पुष्कर मेला लगता है, इस चीज को याद रखेंगे। पुष्कर मेला लगता है, कहां लगता है? अजमेर में लगता है। जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं गुजरात में खेजड़ी नहीं होता है, ये राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान में खेजड़ी होता है, पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, राजस्थान में क्या है? आपका खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात की जाती है। बिश्नोई समाज के लोग जो वहां पर थे, पेड़ों की छांव में बच्चे खेलते हैं। दूसरी बात है कि ये कम पानी के स्तर पर भी ये उगता है पेड़, क्योंकि रेगिस्तानी में यही सारी चीजें मैक्सिमम देखने को मिलती है। रेगिस्तानी एरिया की बात करें तो जैसलमेर बहुत फेमस है आपके रेगिस्तानी एरिया में, राजस्थान में। गुजरात से गिर राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिर राष्ट्रीय उद्यान बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वायुमंडल कहाँ पर है, किसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, किसमें एरोप्लेन चलता है। देखिए, सबसे हम बात करें सबसे नीचे वाले मंडल की, जो 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक की होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें मौसम संबंधी क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। लेकिन समताप मंडल की अगर हम बात करें तो जिसमें एरोप्लेन वगैरह चलता है, देखिए इसमें बाढ़, तूफान, सारी चीजें हैं। तूफान भी पूछ दे, तूफान किस में आता है? तो क्षोभ मंडल में। समताप में क्या होता है? एरोप्लेन वगैरह चलती हैं, इसको याद रखेंगे। ओजोन जो है ये कहां पर है? आपका समताप मंडल में। मध्य मंडल की अगर हम बात करेंगे तो मध्य मंडल जो होता है सबसे ठंडा होता है। अगर आपसे सवाल पूछे, बार बार पूछता भी है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, सबसे शीतल मंडल कौन सा है, तो आपका क्या होगा? मध्य मंडल। ठीक है, जो उल्का पिंड गिरती है इसी मध्य मंडल में आकर के बिल्कुल नष्ट हो जाती है। आयन मंडल में क्या होता है? आवेश होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स वगैरह जो कहां पर यहां पर उपस्थित होते हैं? आयन मंडल में। तो कुल मिलाजुला के 3 क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोगों ने यहां पर ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन यहां पर डिटेल में देख लिए हैं। बाकी अभी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है देखिएगा, 10 नंबर फिक्स करना, आयोग जो प्रश्न पूछता करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे।
एक सवाल और आता है दोस्त यहाँ पर मृदा को लेकर के, तो मृदा को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी मृदा जो है सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, तो कौन सी वाली होती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सा है, तो दोस्त यहाँ पर मृदा कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप कहीं भी बोला जाए, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कपास के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो मृदा कौन सी है, काली मिट्टी की जगह ना होकर के रेगुर मिट्टी अगर होगी तो वो आंसर होगा। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सी है, वो है काली मिट्टी। अब सवाल ये उठता है कि लाल मृदा जो है, मृदा का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, तो FeO की वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से जो होता है इसका रंग क्या होता है, लाल। फेरस मतलब F मतलब क्या होता है, Fe मतलब क्या होता है, आयरन, लोहे की वजह से। तो याद रखेंगे लाल मृदा जो होता है फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। तो कुल मिलाजुला के 4 प्रश्नों को हमने डील करा, बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, 10 क्वेश्चन 10 आंसर, इसमें 10 नंबर यहां पर आपको देखने हैं कि आयोग यहां से आपके 10 नंबर बनाने वाला है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल यहां पर हेल्प मिलेगी और 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। देखिए संविधान एक अलग से यहां पर चैप्टर बनाया गया है कि संविधान से यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर देखिएगा किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्त यहां पर देखिएगा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है कि 25 साल किसकी उम्र होनी चाहिए, 25 साल जो उम्र होनी चाहिए वो लोकसभा के लिए होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। 30 साल की हम बात करेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर राज्यपाल बनने की जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल की वो होनी चाहिए आपकी 35। प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए, 35। वाइस प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से भी एक प्रश्न पूछते हैं, अनुच्छेद भी पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। 5 प्रश्नों को देखा है हमने, यहां पर हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, 10 नंबर हम लोग फिक्स कर रहे हैं, बाकी 30 में 30 लाना है। 8 आवर स्टडी नहीं ठाना है, सभी बच्चों के 30 में 30 आएंगे। कैसे आएंगे बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जैसी संगत है वैसी रंगत। आप अच्छा उनको चीज शेयर करेंगे, उनके पास भी कभी कोई अच्छी चीज आएगी आपको शेयर करेंगे, तो शेयर इज केयरिंग याद रखेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर महासागरों से भी मैक्सिमम प्रश्न, नदियों से भी यहां पर मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो नदियों के बारे में और महासागरों के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे दोस्तों की तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो पहले हम देख लेते हैं पहले स्थान पर कौन सा है। तो पहले स्थान पर हम देखने की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, हिंद महासागर। पूछा क्या गया है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या है, आर्कटिक महासागर। अब यहां पर देखेंगे कि पहले नंबर पे है प्रशांत, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किस शेप का है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो यहां पर भी हमने महासागर देख लिया है। बाकी अभी देखेंगे, अभी 6 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन और हैं। आपने 6 नंबर में फिक्स कर लिया है यहां पर। अब बाकी के 4 क्वेश्चन और देखने वाले हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखेंगे सिलेबस में हमारे क्या है, एक भोजन से रिलेटेड चीजें हैं, पौधे से रिलेटेड चीजें हैं, संविधान से रिलेटेड चीजें हैं, पंचायत से रिलेटेड चीजें हैं। तो सभी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ यहां पर 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जहां से हमारे 10 नंबर फिक्स होने वाले हैं। मजेदार वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर प्रोटीन के बारे में बात की जा रही है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई के बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या चीज होती है, वो होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की बात की जा रही है। तो अमीनो अम्ल जो होती है ये क्या होती है, ये इकाई होती है प्रोटीन की। अब बात करेंगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होता है ना, आप देखेंगे एक तरीके से ऊर्जा का स्रोत होता है। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से कुछ एसेंशियल जो बॉडी खुद बनाती है, कुछ हमें बाहर से लेना पड़ता है। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, क्यों, मसल बिल्डिंग का काम करती है। प्रोटीन का मेनली जो काम है ना वो मसल बिल्ड करने का है, मसल को मजबूत करने का है। आप बुजुर्ग व्यक्तियों को देखोगे उनके अंदर प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि जो उनके अणु होते हैं वो प्रोटीन के अणु होते हैं, एकदम कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो बिल्कुल क्रिएट नहीं हो पाते, बन नहीं पाते, जिसकी वजह से जो होता है ना स्किन वो झूलता है, क्योंकि मसल से नहीं होता। मसल गेन करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वसा की अगर हम बात करेंगे तो वसा आपके बारे में पता होगा कि जैसे देखिएगा फैट की अगर हम बात करें तो फैट जो होता है वो सेकेंडरी होता है ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का सेकेंडरी स्रोत है। प्रथम स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रथम स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं है तो फैट आपका बर्न होता है। इसलिए मोटे लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, जैसे रोटी नहीं खाते
खाते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर रोटी नहीं खाएंगे, अगर वो फैट लेंगे या प्रोटीन ही सिर्फ लेंगे तो पहले फैट जलेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन जलेगा। विटामिन की हम बात करें तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विटामिन से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं में यहां पर विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएंगे कि विटामिन सी किस चीज के लिए कहां मिलता है, कहां पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। आप सभी चीजों को देख ही रहे होंगे कि कितने तरीके से आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं ताकि आपका एक वीडियो में ही 10 नंबर फिक्स हो जाए। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर ठोकेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों यहां पर पहाड़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कितनी अजीब बात है ना कि हम लोग 10 प्रश्नों में 10 नंबर फिक्स तो कर रहे हैं, 30 प्रश्नों को करना है और इतने तरीके से हमने आपको चीजों को बताई है ना कि 30 में 30 आने वाला है। बस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। देखिएगा अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, किस चोटी को कहा जाता है? तो फटाफट देख लेंगे दोस्तों। यहां पर हम गॉडविन ऑस्टिन की बात करेंगे तो देखिएगा यहां पर क्या है? K2 की बात हम करेंगे तो K2 क्या है? गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसको। K2 को क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और ये भाग किसका है ये देखेंगे। माउंट K2 भाग किसका है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में 3 चीजें होती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 है। कलेजा याद रखेंगे, कलेजा मतलब का जो काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम है। एक है आपका काराकोरम। मैं बता देता हूं आपको। K2 की बात करें, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में कितने पर्वत श्रेणी आती हैं? 3 आती हैं। जैसे कलेजा, ठीक है, कलेजा, काराकोरम है, एक लद्दाख है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, बहुत कम वर्षा वहां पर होती है, इस चीज को भी याद रखेंगे। लद्दाख में बकरियों से वहां पर पश्मीना शॉल भी बनाई जाती है, ये भी चीज याद रखेंगे। घर जो होते हैं वहां पर किस तरीके के बनाए जाते हैं? नीचे आपको पत्थर के मकान होते हैं, दीवारें जो पत्थर की होती हैं, लेकिन ऊपर जो होता है लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर एक होता है जाफर, ठीक है, जाफर होता है। तो जो काराकोरम श्रेणी है ना, पर्वत श्रेणी, इसी को क्या कहते हैं? इसी को K2 कहते हैं, ठीक है। इसी पे क्या है? K2। इसी को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी। रिलेट किससे है? K2 से। और इसको क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। दूसरी हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट कहां बोला जाता है? इसको हिमालय का एक भाग है जो सबसे ऊंची चोटी है। इसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है ना। नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है। अब देखिएगा अन्नामुड़ी से याद करेंगे, अन्नाईमुड़ी से याद करेंगे कि अन्ना मतलब क्या? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्ना से याद रखेंगे साउथ इंडिया। गुरुमुखी जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर 8 प्रश्न आपके तैयार और 8 नंबर तैयार। दोस्तों इसको याद रखेंगे सारी चीजें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां पर जाकर के फटाफट जुड़ जाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी से भी यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी के बाद कौन सा चट्टान बना या कौन सी ज्वालामुखी जो है सक्रिय है, निष्क्रिय है, कहां कहां ज्वालामुखी पाई जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यहां पर भारत का प्रश्न है तो भारत से मैक्सिमम चांसेस होते हैं और बार बार पूछा जाता है बैरन द्वीप के बारे में। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कौन सा है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब बात यहां पर आती है इग्लू के बारे में। इग्लू क्या है? तो इग्लू एक बर्फ का घर है। बर्फ का घर है जहां पर जनजाति निवास करती है। कौन सी वाली? एस्किमो जनजाति। ये कहां पर पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में। देखिएगा रेंडियर के बारे में पूछा जा चुका है। अब यहां पर बचा क्या है आपका? इग्लू पूछा जाएगा। तो यहां पर 9 प्रश्न हमारे तैयार हो चुके हैं और नंबर 9 तैयार हो चुके हैं। देखिएगा ज्वालामुखी से भी यहां पर प्रश्न आ सकता है। इग्लू बर्फ का घर होता है। एस्किमो जनजाति यहां पर निवास करती है। टुंड्रा प्रदेश में सारी चीजें होती हैं, पाई जाती हैं। यहां पर रेंडियर भी कहां पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में। तो यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होने वाला है और ये 10 नंबर किस तरीके से फिक्स होंगे। दोस्तों यहां पर पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे पूरे दुनिया में। तो सबसे ऊंची चोटी का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की हम बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो वो है माउंट मैकिले। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, सबसे देखिएगा सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है दुनिया में, सारे महाद्वीपों की बात हो रही है कि सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लेवल थोड़ा सा अच्छा है लेकिन यहां पर इन सभी चीजों को करोगे तो परीक्षा में सारी चीजें पूछी जाती
जाती हैं। ठीक है, माउंट एकांगुआ के बारे में कौन नहीं जानता, बार बार पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका की जो चोटी है कौन सी है, माउंट एकांगुआ। ठीक है, माउंट एकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उत्तर अमेरिका की है माउंट मैकिले। माउंट एल्ब्रूज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हम यहां पर माउंट एल्ब्रूज की बात करेंगे तो माउंट एल्ब्रूज जो है वो कहां का है, यूरोप भी एक महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप का देखिएगा, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूज। माउंट एवरेस्ट को कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, आपका एशिया में। एशिया क्या है, आपका क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, अफ्रीका आता है, तो इसको याद रखेंगे। हम बात करेंगे अफ्रीका से, अफ्रीका अगर सेकंड नंबर पे आता है यहां पर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहां पर अब देखेंगे अफ्रीका का यार कौन सा ऐसा ऊंची चोटी है, आप इसको भी तो देखेंगे। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करेंगे, आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप आंसर करेंगे। ठीक है, आप उस ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम ऑप्शन में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक चीज और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से याद आया तो ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और बता दूं, ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति जो है दोस्त, बार बार परीक्षा पूछती है, महान प्रवाल भित्ति ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन आपको क्या बताना है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे जिससे आप 10 नंबर फिक्स करने वाले हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आयोग इन प्रश्नों को पूछता है। मजेदार सेशन था, मजेदार प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नीचे लाल बटन है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, ले लीजिएगा और चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस भी करते हैं, तो हमारे लाइव सेशन में जरूर आइएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो काफी शानदार हो सके। ठीक है, सर बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।